जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं हूं आपका सोशल साइंस फैकल्टी और मैं आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। सो बेटा, ये कहानी ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके लाइफ में आपके फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम ब्रिटिश के जो कॉलोनाइजेशन था उससे बाहर निकल के आए, हमारा किस तरीके से यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रहा। वो सारी कहानी आज की क्लास में हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपने क्लास 10th के ही फर्स्ट चैप्टर में आपने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा होगा किस तरीके से यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज थी मिड 18th सेंचुरी में, उस टाइम पर किसी भी तरीके का नेशन आइडेंटिटी नहीं हुआ करता था। ठीक है, और किस तरीके से वहाँ पर नेशन आइडेंटिटी लाया गया, फ्रांस ने क्या क्या स्टेप्स लिए अपने देश के अंदर नेशनल आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस ऑफ नेशन लाने के लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए, वो हम सभी ने यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, तो उसी तरीके से इंडिया में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए, हमने क्या किया और किस तरीके से हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। और आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये एक बार हम समझ लेते हैं। आज का हमारा जो एजेंडा होगा वो होगा बेटा, दैट इज फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट था वो चीज़ हम देखेंगे। दूसरा है बेटा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, गांधी जी का ये जो प्रिंसिपल था सत्याग्रह, उसके क्या कंपोनेंट्स है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, और गांधी जी ने कौन कौन से रीजनल सत्याग्रह किए ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो गांधी जी के रीजनल सत्याग्रह भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रॉलिक एक्ट क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स थे, इसके क्या प्रोविजंस थे, और गांधी जी का क्या रिएक्शन था रॉलिक एक्ट को लेकर के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है और उसमें क्या मेथड्स यूज़ किए गए थे, और साथ ही साथ में हम पढ़ेंगे उसके कॉजेस पढ़ेंगे, इसके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, हम आज पढ़ेंगे, और हम बात करेंगे डिफरिंग स्टैंड्स। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का अलग अलग रीजन्स में क्या स्टैंड रहा, किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया गया, वो सारी कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। कहाँ पर बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे दैट इज़ टाउन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से चलाया गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि कंट्री साइड में है ना, पीजेंट्स ने किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा। देन आई विल डिस्कस अबाउट द ट्राइबल रीजन में किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉलो किया गया, और देन आई विल डिस्कस अबाउट द प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर आपसे डिस्कस करूँगा प्लांटेशन वर्कर्स ने किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को फॉलो किया। सो आज की क्लास में हम ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि जब हम पढ़ रहे थे दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप में, क्या पढ़ रहे थे बेटा, इन नेशनलिज्म इन यूरोप में हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेशन आइडेंटिटी नहीं था, एक न्यू आइडेंटिटी लोगों ने क्रिएट की। ठीक है, सबके लिए। अपने से इंडिया में आप देख लीजिए, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट रीजन्स, सो देयर वाज नो सच काइंड ऑफ अ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस और एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी एज अ नेशन। ठीक है, बट हमने न्यू आइडेंटिटी क्रिएट की। उसी प्रकार से हमने देखा कि यूरोप में यहाँ पर न्यू आइडेंटिटी आई। क्या है बेटा, न्यू आइडेंटिटी लाई गई। न्यू आइडेंटिटी किस तरीके से लाई गई, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स लाए गए, जैसे कि यहाँ पर न्यू सिंबल्स आया। क्या है बेटा, न्यू सिंबल्स लाए गए। दूसरी चीज़ यहाँ पर न्यू हाइम्स हो गए। ठीक है,
न्यू हाइम्स हो गए, सिंबल्स हो गए, फ्लैग हो गया, ठीक है, फ्लैग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स लिए गए ताकि वहाँ पर एक नेशन स्टेट की फीलिंग्स को लाई जा सके। क्या लाई जा सके बेटा? नेशन स्टेट की फीलिंग को लाई जा सके। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज नेशनलिज्म, नेशन स्टेट। ये क्या होता है? देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ कि नेशन स्टेट्स क्या होता है, ठीक है। सो नेशन स्टेट का मतलब होता है, देखिए दो तरीके के स्टेट होते हैं, एक होता है नेशन स्टेट्स और एक होता है बेटा मॉडर्न स्टेट। एक होता है नेशन स्टेट, एक होता है मॉडर्न स्टेट। सो व्हाट इज नेशन स्टेट्स? ठीक है, क्लास आपने उसमें पढ़ा होगा नेशनल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, कि वहाँ पे नेशन स्टेट लाया गया। तो नेशन स्टेट क्या होता है एक बार समझ लीजिए, कि यहाँ पर जब पीपल एक साथ रहते हैं किसी भी कंट्री में, और यहाँ पर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होती है। क्या होती है बेटा? बिलोंगिंगनेस होती है, उसको हम कहते हैं नेशन स्टेट्स, ठीक है। जब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर आई कि यार हम इस देश के पार्ट हैं, हम सिटीजन्स हैं, उस स्टेट को, उस कंट्री को कहा जाता है नेशन स्टेट्स, ठीक है। मॉडर्न स्टेट्स क्या होता है? जहाँ पर लोग तो रहे साथ में, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है। विदाउट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हमें देखने को मिलता है। ऐसे स्टेट्स को हम कहते हैं बेटा दैट इज मॉडर्न स्टेट, ठीक है। अब हमने समझा यार कि ये सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पर की गई उन कंट्रीज़ के द्वारा, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि वहाँ पर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया के, ठीक है। तो आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखिए कि इंडिया में हमने क्या किया, ठीक है। तो बेटा जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है बेटा 750 से, ठीक है, 750 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 750 ऑनवर्ड्स स्टार्ट होती है ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, ठीक है, और इंडिया को क्या करते हैं बेटा? इंडिया को करते हैं कॉलोनाइजेशन। क्या करते हैं? कॉलोनाइजेशन, ठीक है, कॉलोनाइजेशन करते हैं। इंडिया को कॉलोनाइज किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, कॉलोनाइजेशन करते हैं इंडिया में, ठीक है, इंडिया को कैप्चर करते हैं, उसको कॉन्कर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अपनी इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज लाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज लाते हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इम्पीरियलिज्म का क्या मतलब होता है। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जब किसी देश को आप कॉन्कर करते हो और वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर आप वहाँ से रॉ मटेरियल ले करके अपने देश को आप फ्लरिश करते हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉलोनाइजेशन। तो इट इज जस्ट रिलेटेड टू ट्रेड पर्पस, ठीक है। नाउ व्हाट इज इम्पीरियलिज्म? इम्पीरियलिज्म इज वन स्टेप फर्दर, कि आप वहाँ पर ट्रेड तो कर ही रहे हो, साथ में वहाँ के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और रिलीजियस, ठीक है। तो यहाँ पर रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल आप यहाँ पर रिफॉर्म करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो जब किसी भी कंट्री के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स को जब कोई कंट्री कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो ब्रिटिश यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे, और ट्रेड करते करते उन्होंने इंडिया को कॉन्कर किया और इंडिया के सोशल, रिलीजन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड इनका जो रिजीम था, ब्रिटिशर्स का जो रिजीम था, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव हुआ करता था बेटा। कैसा था? काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव हुआ करता था, साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हुआ करता था, ठीक है। इट वॉज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर एंड इट वॉज वेरी ऑप्रेसिव इन नेचर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेस किया करते थे एंड इंडियंस को सप्रेस भी किया करते थे। इट वॉज वेरी सप्रेसिव, ठीक है। तो इस इनजस्टिस के खिलाफ यहाँ पर इंडियंस ने लॉन्च किया दैट इज एंटी
colonial movement, anti-colonial movement as well as anti-imperialism, ठीक है, anti-imperial movement, ठीक है। तो हमने कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म के खिलाफ हमने मूवमेंट किया, इसी मूवमेंट को कहा गया बेटा दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल, इसी मूवमेंट को कहा गया दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इसी को कहा गया फ्रीडम स्ट्रगल हमने कहा, ठीक है। और हमने यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द जिस तरीके से ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ऑप्रेस कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, उसके खिलाफ हमने यहाँ पे मूवमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए इस मूवमेंट में, ठीक है, इस मूवमेंट में जो लीडर्स थे, जो हीरो थे इस चैप्टर के, वो हैं बेटा महात्मा गांधी। कौन है बेटा? महात्मा गांधी जी हैं। नाउ सी हियर, महात्मा गांधी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपसे बात करूं तो महात्मा गांधी एज अ हीरो यहाँ पर आते हैं और उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मूवमेंट चलाते हैं। एक मूवमेंट होता है बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और दूसरा मूवमेंट होता है दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। यहां पर दो मूवमेंट चलाए जाते हैं गांधी जी के द्वारा, एक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और गांधी जी 3 रीजनल सत्याग्रह भी करते हैं, एक है बेटा चंपारण में, एक है चंपारण में, एक है खेड़ा में, ठीक है, खेड़ा में, और दूसरा है दैट इज अहमदाबाद, ठीक है। ठीक है, तो इन 3 जगह पर हमें गांधी जी के 3 रीजनल सत्याग्रह देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि गांधी जी के 3 रीजनल सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सिविल डिसओबीडियंस के बारे में। तो एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे एंड आई गारंटी यू यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ में मैं आपसे 2025 के जो भी PYQs क्वेश्चंस है वो भी मैं यहाँ से आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सो एक बार हम टाइमलाइन को क्लियर कर लेते हैं कि यार इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में टाइमलाइन का आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको एक बार रोड मैप क्लियर हो जाएगा तो आपको चैप्टर्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइमलाइन, ठीक है। सो देख सकते हो आप यहाँ पे कि नाउ सी हियर, तो हम एक बार टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप दिस इज विजुअल इन योर मैप, इन योर स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है बेटा 1885 में बहुत इंपॉर्टेंट, 1885 में बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1885 में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्टी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 1885 में, ठीक है। फिर दूसरा मेजर इवेंट होता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बंगाल का पार्टीशन हो जाता है 1905 में। फिर 1911 में बंगाल का फिर से यहाँ पर जो भी पार्टीशन था उसको मर्ज कर दिया जाता है। देन 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, और आपके चैप्टर में फिर स्टार्ट होता है 1914 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हम आपके चैप्टर में डिस्कस करेंगे 1914 से लेकर के 1918 के बीच में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो आज की जो एनसीईआरटी है उसमें 1940 से लेकर के 1932 के बीच में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1914 से 1932 की स्टोरी को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 1914-18 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। देन 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है, एंड खेड़ा सत्याग्रह होता है। 1918 में अहमदाबाद में स्ट्राइक होती है, अहमदाबाद में भी प्रोटेस्ट सत्याग्रह किया जाता है। देन 1919 में हम देख सकते हैं रॉलेट एक्ट पास किया जाता है, और फिर 1919 में ही 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसकर होता है।
1920 में सितंबर में कलकत्ता कांग्रेस सेशन होता है। 1920 में अगेन दिसंबर में नागपुर कांग्रेस सेशन होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1920 में कांग्रेस के 2 सेशंस हुए थे। कितने सेशंस हुए थे बेटा? 2 सेशन हुए थे, ठीक है। एक सेशन हुआ था दैट इज इन सितंबर में, और एक सेशन हुआ था दैट इज इन दिसंबर, ठीक है। तो सितंबर में और दिसंबर में होता है। सितंबर में कहाँ होता है बेटा? सितंबर में होता है दैट इज कलकत्ता में होता है, और दिसंबर में कहाँ होता है बेटा? नागपुर में होता है, ठीक है। नागपुर में यहाँ पर सेशन होता है कांग्रेस का। नाउ 1921 में जनवरी में नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 1922 में फरवरी में एक इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, जिस पर गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम रोड मैप देख रहे हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, और इस इंसिडेंट में यहाँ पर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देन इन 1927 में यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI का फॉर्मेशन होता है। देन 1928 में साइमन चाचू आते हैं, साइमन कमीशन आता है इंडिया में, ठीक है। एंड देन 1929 में दिसंबर में लाहौर सेशन होता है, एंड यहाँ पर डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी जाती है, और यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि 1930 के 26 जनवरी में हम सेलिब्रेट करेंगे एज अ इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे इसीलिए हम मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बोल दिया गया था, ठीक है। देन 1930 में अगेन अप्रैल 6 को सॉल्ट मार्च होता है, और यहाँ पर गांधी जी दांडी जाते हैं और सॉल्ट मार्च को करके यहाँ पर सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को यहाँ पर लॉन्च करते हैं, और अंबेडकर साहब यहाँ पर डिप्रेस क्लास एसोसिएशंस का फॉर्मेशन करते हैं। 1931 में मार्च में गांधी इरविन पैक्ट होता है, एंड देन अगेन 1931 में मार्च में गांधी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को यहाँ पर एंड कर देते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं। देन आई विल डिस्कस अबाउट 1931 दिसंबर में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। देन 1932 में सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च किया जाता है, और 1932 में पूना पैक्ट यहाँ पर साइन होता है एंड गांधी जी अंबेडकर जी के बीच में, और 1937 में प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं। देन अगेन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे 1914 से लेकर के 1932 तक इंडिया में कौन कौन से इवेंट्स हुए और उसके पीछे का क्या कारण है, एकदम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1914 में वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे समझिए कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 2 पावर्स होती हैं, एक होती है एलाइड पावर्स और एक होती है एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी होता है, ऑस्ट्रिया होता है एंड टर्की होता है, और एलाइड पावर्स में होते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, USA एंड रशिया, ठीक है। तो इनके बीच में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, एंड इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिया किसकी कॉलोनी थी बेटा? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो इनडायरेक्टली वी वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम भी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिकॉज वी वर द कॉलोनाइजर ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है, उसका इम्पैक्ट हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1914 में न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और उसका इम्प्लीकेशन हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन इंडिया। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बिकॉज कई बार CBSE ने इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो नाउ सी हियर, सबसे पहला इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलता है बेटा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? यहाँ पर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है बिकॉज क्योंकि इंडिया वॉर में था,
ठीक है, और ब्रिटेन वॉर में था, तो ऑब्वियसली डिफेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें बन रही थी, है ना, बुलेट्स बन रही थी, यहाँ पे जैकेट्स बन रहे थे, शूज़ बन रहे थे आर्मी वालों के लिए, ठीक है। कुल मिलाकर के डिफेंस में खर्चा बढ़ जाता है। अब डिफेंस के खर्चे को फुलफिल करने के लिए, डिफेंस के एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं बेटा, वो कस्टम ड्यूटीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि जो भी गुड्स यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन थर्ड इज कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो वॉर लोन्स है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। तो पहले क्या किया बेटा, कस्टम ड्यूटीज को यहाँ पे हाइक कर दिया, बढ़ा दिया गया, और एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज इनकम टैक्स, ठीक है। और साथ ही साथ में बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस फूड शॉर्टेज होने लगा, क्योंकि वर्कर्स सब यहाँ पर ये सारी चीज़ कर रहे थे फैक्ट्रीज़ में, यहाँ पे प्रोडक्शन की कमी हो गई, प्रोडक्शन की कमी होने के कारण सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम होने के कारण यहाँ पर एक्सट्रीम हार्डशिप देखने को मिलता है कॉमन पीपल्स के लाइफ में ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइजेस, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पर एक और चीज होने लगी बेटा, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। तो जितने भी वर्कर्स हुआ करते थे रूरल एरियाज में, फार्मर्स हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आर्मी में भर्ती कराया जाता था ताकि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो इंडिया ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया, ब्रिटिशर्स की मदद की, और यहाँ पर फोर्स रिक्रूटमेंट भी किया जा रहा था आर्मी में, ठीक है। तो इसका ये इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन पड़ता है। और भी कुछ डिफिकल्टीज थी, कौन कौन सी थी बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या डिफिकल्टीज थी। तो पहली डिफिकल्टीज आई बेटा कि दैट इज ड्यूरिंग 1989, 18 और 2021 के बीच में इंडिया में बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो जाता है, ठीक है। इंडिया के बहुत सारे हिस्से में क्रॉप फेलियर हो जाता है, और इस क्रॉप फेलियर के कारण बेटा फूड का एक्यूट शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। जो फूड की सप्लाई है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर एक एपिडेमिक फैल जाती है, दैट इज इन्फ्लुएंजा, ठीक है। एपिडेमिक जैसे अभी कोविड में आया था, पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक बेटा और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है, पैंडेमिक बेटा पूरे वर्ल्ड में होता है, ठीक है, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पैंडेमिक किसी एक रीजन, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया में हमने देखा या फिर वर्ल्ड में देखा था, कोविड आया था, दैट वाज द पैंडेमिक, और यहाँ पर इस टाइम पे इंडिया में आता है बेटा इन्फ्लुएंजा, दैट वाज द एपिडेमिक। इस एपिडेमिक में लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल्स की लाइफ यहाँ पर पेरिश्ड हो गई, ठीक है। तो ऐसे लॉस ऑफ लाइफ होने लगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा, एंड साथ ही साथ में बिकॉज ऑफ हार्डशिप्स डिड नॉट इन इवन आफ्टर द वॉर ओवर, ठीक है। तो वॉर के ख़त्म होने के बाद भी इंडिया में हार्डशिप्स की यहाँ पर वो देखने को मिल रही थी, ठीक है। सो न्यू लीडर्स अपीयर्ड एंड सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। सिंपल सी बात है यार कि ये हार्डशिप चल रही थी, वॉर इंडिया ने वॉर में पार्टिसिपेट किया, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा हार्डशिप हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। प्रोडक्शंस गुड्स का कम हो गया था, साथ ही साथ में जो प्राइस है वो भी बढ़ गई, बैड हार्वेस्ट हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा था ड्यूरिंग 1918 एंड 1919, ठीक है। 1918 और 1919 के टाइम में इंडिया फेस कर रहा था ये सारी प्रॉब्लम्स। अब इंडिया को चाहिए था रिफॉर्म, ठीक है, इंडिया को चाहिए था रिफॉर्म, और इंडिया इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स इस टाइम पर बहुत तेज हो गए थे इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पर एक हीरो की एंट्री होती है, और इस गैप को फुलफिल किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ CBSE। तो प्लीज़ दिस इज़ रिक्वेस्ट कि आप इस महात्मा गांधी जी को आप बिल्कुल ना भूलें, इनके सारे इवेंट्स को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि इनसे 100% CBSE क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो महात्मा गांधी जी का जन्म होता है बेटा 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को होता है इनका जन्म, और कहाँ होता है बेटा, पोरबंदर शहर में होता है, ठीक है, गुजरात में। और वो ये लंदन जाते हैं, वहाँ पर बैरिस्टर की डिग्री लेते हैं, और बैरिस्टर की डिग्री लेकर के वो इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आते हैं, फिर यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास काम चलता नहीं है। तो जो इनके फादर के दोस्त थे शेख अब्दुल्ला, वो अप्रोच करते हैं गांधी जी के फादर से कि हमारा कुछ यहाँ पर ब्रिटिश के साथ डिस्प्यूट चल रहा है साउथ अफ्रीका में, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप गांधी जी को हमारे साथ भेजें ताकि इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। तो गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका शेख अब्दुल्ला जी के कहने पर, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम वहाँ पर बेटा उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कहाँ पर? ट्रेन में। ठीक है, फर्स्ट क्लास की टिकट कटाई थी लेकिन उनको भेज दिया जाता है सेकेंड क्लास। वो जाने से मना कर देते हैं, उनको ट्रेन से धक्का दे करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, और पहली बार उनको फील हुआ कि यार रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो जैसे साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स थे, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वहाँ उनको सेग्रीगेशन किया जाता था, वहाँ के अलग अलग कानून के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस इन साउथ अफ्रीका। वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज कि वहाँ पे एक अलग ही क्लास हो जाएगी उसके लिए। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियन इंडेंचर्ड लेबर के साथ। ठीक है, वो सारे जो भी प्रकार के वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, महात्मा गांधी जी उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद वहाँ से उनका एक नोबेल मेथड एमर्ज होता है, दैट इज़ द सत्याग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी वो साउथ अफ्रीका से ही वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यूज़ करके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है, और वही सत्याग्रह के आइडियोलॉजी को वो इंडिया में आकर के प्रोपोगेट करते हैं, और उसी टूल को यूज़ करके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर महात्मा गांधी इंडिया आते हैं। कब आते हैं बेटा? दैट इज़ इन जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में आते हैं। इसको हम प्रवासी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, देन इंडिया आते हैं, रिटर्न करते हैं साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका से जब आते हैं तो वो रेशियल रिजीम के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं विथ अ नोबेल मैथड ऑफ मास एजिटेशन। ठीक है, अब इनका ये नोबेल मैथड क्या था? दैट इज़ सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं कि सत्याग्रह होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सत्याग्रह? चलिए तो यहाँ पे डिटेल में समझते हैं सत्याग्रह क्या होता है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन सत्याग्रह के क्या प्रिंसिपल है, वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। तो सिंपल से पहला समझो। ठीक है, तो सत्याग्रह बेसिकली ये 2 वर्ड से बना है। वन इज सत्य एंड प्लस आग्रह। क्या है बेटा? आग्रह। ठीक है, सत्य एंड आग्रह। नाउ सी हियर, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, एंड आग्रह का मतलब होता है द वन हु इज सीकर। ठीक है, द वन हु इज सीकर ऑफ ट्रुथ। ठीक है, द वन हु बिलीव्स इन ट्रुथ। ठीक है, तो सत्याग्रह इज बेसिकली इट इज अ प्रिंसिपल जो कि बोलता है सच क्या जो साथ देता है, जो सच के साथ रहता है, उसको कहा जाता है सत्याग्रही। ठीक है, द वन हु ऑलवेज स्टैंड्स विद द ट्रुथ, द वन हु ऑलवेज फॉलो द ट्रुथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ सत्याग्रह। ठीक है, अब दिस सत्याग्रह का प्रिंसिपल कहता है द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू द सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, ये बताता है सत्याग्रह। सो दिस सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन ट्विन प्रिंसिपल। दिस सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन ट्विन प्रिंसिपल। ये दो प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। द वन इज, फर्स्ट वन इज ट्रूथ। पहला क्या बेटा? ट्रूथ है, और दूसरा क्या बेटा? दैट इज नॉन वायलेंस। ठीक है, द सेकेंड वन इज नॉन वायलेंस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल है, ट्रूथ है एंड नॉन वायलेंस। ये 2 प्रिंसिपल है सत्याग्रह के। और गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि सत्याग्रह इट इनकरेज दैट फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तो गांधी जी कहते हैं इफ योर कॉज इज ट्रू, इफ योर इंटेंशन इज ट्रू, if your cause is true, if your intention is true, then you don't need to use physical force against the oppressor. तो अगर आपका इंटेंशन सच है, आपका कॉज सच है, तो आपको ऑपरेशर के खिलाफ फिजिकल फोर्स, वायलेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लोगों से अपील करते हैं, पीपल हैड टू परसुएड टू सी द ट्रूथ। लोगों को सच दिखाने के लिए हमें मनाना चाहिए, इंस्टीड ऑफ बीइंग
फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, है ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, मतलब कि उनको सच को जबरदस्ती थोपने की जगह हमें उनको सच दिखाना चाहिए थ्रू द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें किसी के ऊपर ट्रुथ को फोर्स नहीं करना चाहिए वायलेंस के थ्रू, रेदर हमको उनको मनाना चाहिए कि वो सच देखें। एंड ही ऑल्सो सेज दैट इफ यू आर ट्रूथ देन इट इज ट्रू दैट कि सफरिंग इज बाउंड टू हैपन। अगर आप सच हो, अगर आप सच का साथ दे रहे हो, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको सफरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सफरिंग वही करता है जो करेजियस होता है, और जो कावर्ड होता है वो हमेशा नॉन वायलेंस का साथ देता है। ठीक है, सो ही इज सेइंग कि आप अगर सच हो तो आपके लाइफ में सफरिंग्स आएंगी, और उस सफरिंग को आपको फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप करेजियस हो। ठीक है, एंड जो वायलेंस करता है वो हमेशा कावर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि उसको सबसे आसान रास्ता दिखता है कि वायलेंस करके किसी के ऊपर अपनी बात थोप देना। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पर लोगों से अपील कहते हैं कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, और उस सच को हमें लोगों तक रखना चाहिए विद द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर आप सत्याग्रही बनोगे तो उससे क्या होगा, दैट इज धर्म ऑफ नॉन वायलेंस विल यूनाइट इंडियंस। जो धर्म ऑफ नॉन वायलेंस है बेटा, वो इंडियंस को क्या करेगा, यूनाइट करेगा। ठीक है, कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। ठीक है, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह बाय द महात्मा गांधी। ठीक है, अब महात्मा गांधी 1917-18 तक या 1915 में जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस हो चुके थे। ठीक है, और इनकी बात लोग सुनना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि गांधी जी इस सत्याग्रह की प्रिंसिपल का यूज करके यहाँ पर 3 रीजनल सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग 3 प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज थे, इन इश्यूज को वो सॉल्व करते हैं विद द यूज ऑफ सत्याग्रह, विद द यूज ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए ये कहाँ, कौन सी प्लेस है, कहाँ पर है। ठीक है, दूसरी चीज़ इनके पीछे का क्या कारण है, कब हुआ। ठीक है, और क्या यहाँ पे सॉल्यूशन आया। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा में। ठीक है, तो समझते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला बेटा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर होता है? सबसे पहले यहाँ पे देखो कहाँ पर है बेटा, इट इज़ इन बिहार। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह होता है। कब होता है? इट वाज इन 1916। ठीक है, 1916, आई थिंक 1917 होगा। ठीक है, नॉट 16, 1917 में होता है बेटा। देन किसके लिए होता है बेटा? पीजेंट्स के लिए। किसके लिए होता है बेटा? पीजेंट्स के लिए होता है। और यहाँ पर किसके अगेंस्ट में होता है? अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझते हैं ऐसा क्या हो रहा था। देखिए, यहाँ पर चल रहा था चंपारण बिहार में कि यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स को, मतलब कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपनी ज़मीन पे इंडिगो का प्लांटेशन करो। ठीक है, उनको फोर्स किया जाने लगा। अब इंडिगो प्लांटेशन करने में क्या इशू है बेटा? सबसे बड़ा इशू ये है कि इंडिगो प्लांटेशन करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इंडिया का जो इंडिगो था वो वर्ल्ड फेमस था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी इंडिगो की। इंडिगो आई थिंक आप जानते होंगे कपड़े में डाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस इंडिगो कल्टीवेशन को फोर्स किया जा रहा था पीजेंट्स वर्कर को कि आप इंडिगो उगाओ। और यहाँ पर चल रहा था बेटा 3 कठिया सिस्टम। क्या चल रहा था? 3 कठिया सिस्टम चल रहा था। और इस 3 कठिया सिस्टम में क्या हो रहा था कि यहाँ पर 1/3 पीस ऑफ लैंड में आपको क्या उगाना है? आपको इंडिगो उगाना है। अब इंडिगो कल्टीवेशन से यहाँ पे जो क्रॉप है और जो सॉयल है उसकी फर्टिलिटी कम हो रही थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि हमें यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन नहीं करना है। तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी थे। ठीक है, मेरे भाई नहीं थे हालांकि वो। तो राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी से अप्रोच करते हैं कि गांधी जी चलिए हमारे साथ और इन प्लांटेशन वर्कर्स को सपोर्ट करिए। तो गांधी जी जाते हैं और यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स को यहाँ पर रिलीव किया जाता है फ्रॉम ग्रोइंग द इंडिगो। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं चंपारण सत्याग्रह पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो खेड़ा कहाँ है बेटा? खेड़ा इट इज इन गुजरात। खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में है खेड़ा।
अब गुजरात में क्या होता है यहाँ पर, सॉरी, गुजरात में क्या होता है खेड़ा में कि यार 1917 में यहाँ पर पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इशू था बेटा कि यार देखो सिंपल सी बात है, एज पर द ब्रिटिश लॉ कि कहीं पर अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है या फिर यहाँ पर कहीं पे भी प्लेग एपिडेमिक या फिर किसी भी प्रकार का क्रॉप को नुकसान हो जाता है तो वहाँ पे जो रिवेन्यू है वो कम कर दी जाती थी, ठीक है। बट यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ये कम नहीं कर रहे थे, ये उतना ही रिवेन्यू ले रहे थे, जबकि जो प्लांटेशन वर्कर्स है उनके क्रॉप फेल हो गया था, उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो यहाँ पे क्या इशू था बेटा, डिमांडिंग द रिलैक्सेशन इन द रिवेन्यू कलेक्शन। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि जो रिवेन्यू कलेक्शन है उसमें हमें कम कर दिया जाए, उसमें हमें रिलीफ दे दिया जाए। बट यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो कम नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी को अप्रोच किया जाता है, गांधी जी आते हैं, यू कैन सी है, और गांधी जी आकर के यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह में वहाँ पर वो रिवेन्यू जो कलेक्शन है उससे रिलैक्सेशन देते हैं, किसको, प्लांटेशन वर्कर्स को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि प्लेग एपिडेमिक आ गया था कहाँ पर बेटा, गुजरात में, इसी टाइम पे। और इसी से रिलेटेड है बेटा नेक्स्ट सत्याग्रह, दैट इज अहमदाबाद सत्याग्रह, ठीक है। अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में हुआ गुजरात में, ठीक है। 1918 में गुजरात में होता है अहमदाबाद सत्याग्रह। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी समझ लीजिए। ये होता है बेटा दैट इज अनसुईया साराभाई और अंबालाल साराभाई के बीच में, ठीक है। जो फैक्ट्री ऑनर थे कौन थे बेटा, अंबालाल साराभाई एंड अनसुईया साराभाई। अनसुईया वर्सेस यहाँ पे अंबालाल साराभाई के बीच में होता है, ठीक है। अंबालाल साराभाई एंड अनसुईया साराभाई के बीच में यहाँ पर होता है। तो चलो अब यहाँ पे क्या था, नाउ सी हियर, तो अंबालाल साराभाई की जो बहन थी अनसुईया साराभाई थी यहाँ पर, और ये गांधी जी के पास अप्रोच करती हैं ताकि वो अहमदाबाद में आकर के कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पे इशू क्या था ये समझिए। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि 1917-18 में यहाँ पर प्लेग एपिडेमिक आ गया था। अब इस प्लेग एपिडेमिक में क्या होता है कि जो फैक्ट्री ऑनर थे अंबालाल साराभाई, ये कहते हैं वर्कर्स को कि आप अगर प्लेग एपिडेमिक के टाइम पे आप यहाँ पर वर्क करोगे तो हम आपको 70% हाइक देंगे, किस पे, आपके वेजेस में। तो यहाँ पे इनको बोला जाता है कि हम आपको 70%, कितने परसेंट बेटा, 70% हम आपको क्या करेंगे, वेजेस में हाइक देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका सैलरी 100 रुपीज़ है तो आपको कितने रुपए मिलेगा बेटा, 170 रुपये मिलेगा। वाह यार, सारे वर्कर्स बोले ठीक है, बढ़िया है यार, कोई इशू नहीं है, हम तो काम कर लेंगे प्लेग में भी। तो बहुत सारे वर्कर्स घर जाने की जगह वो फैक्ट्री में रुक करके यहाँ पर प्लेग टाइम पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर प्लेग खत्म होता है तो इन वर्कर्स का जो रिवेन्यू था, जो वेज था, वो घटा करके 20% हाइक कर दिया गया। तो 170 से कम करके बेटा यहाँ पर कितने परसेंट कर दिया गया बेटा, यहाँ पर 20% कर दिया गया। मतलब कि जिस वर्कर्स को यहाँ पर 170 मिल रहे थे अब उसको कितना मिलेगा, 120 रुपये मिलेंगे उसको, ठीक है। तो वर्कर्स ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं चलने वाला, हम इतने कम पैसे में तो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उनकी डिमांड रखी गई कि हमें 50% हाइक दो। कितने परसेंट डिमांड किया बेटा इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने डिमांड किया कि हमें यहाँ पर आप 50% हाइक दो। कितने परसेंट दे दो, 50% हमें यहाँ पर हाइक चाहिए, किसमें, वेजेस में। तो दे वर डिमांडिंग, यहाँ पर ये डिमांड कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, दैट इज 50% हाइक, है ना। 50% की यहाँ पर वेजेस में हाइक की डिमांड कर रहे थे, कौन, पीजेंट्स कर रहे थे, ठीक है, सॉरी कॉटन मिल वर्कर्स कर रहे थे। बट यहाँ पर गांधी जी आते हैं, गांधी जी प्रोटेस्ट करते हैं, भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। और जैसे भूख हड़ताल में बैठते हैं तो अंबालाल साराभाई को लगता है यार कि गांधी जी कहीं मर मुरा गए तो मेरे नाम खराब हो जाएगा, हमारा नाम खराब होगा, इतिहास में हमें बोला जाएगा कि हमारे कारण गांधी जी खत्म हो गए। तो यहाँ पर अंबालाल साराभाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर बात सेटल की जाती है, कितने में बेटा, यहाँ पर सेटल की जाती है, दैट इज 35%, 35% में यहाँ पर बात सेटल कर दी जाती है बिटवीन कॉटन मिल वर्कर्स एंड अंबालाल साराभाई, ठीक है। सो इंक्रीज इन वेजेस एज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज, दैट वाज द डिमांड था यहाँ पर, और यहाँ पर 35% में ये डिमांड सेटल कर दी जाती है, ठीक है।
चलिए, तो ये हमने यहाँ पर 3 रीजनल सत्याग्रह पढ़ लिया, एक चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, इनके इश्यूज पढ़ लिए, कब हुए, कहाँ हुए, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो पहला कहाँ हुआ बेटा, बिहार में हुआ चंपारण, खेड़ा और गुजरात, खेड़ा और अहमदाबाद कहाँ हुआ बेटा, गुजरात में हुआ। गांधी जी की 3 रीजनल सत्याग्रह हमें अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बेटा, यहाँ पे देखिए। चलिए, तो व्हाट डज सत्याग्रह मीन, तो यहाँ पे सत्याग्रह का मतलब क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी सत्याग्रह लॉन्च किए थे, ठीक है। इंडिया में 3 रीजनल सत्याग्रह करते हैं। तो सत्याग्रह का यहाँ पर मतलब क्या है। तो द ऑप्शन ए इज द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स टू इन्फ्लिकेट पेन वाइल फाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल फोर्स का यूज करने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन बी इज दैट नो पेन नॉन वायलेंट मैथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशर। देन ऑप्शन सी पैसिव रेजिस्टेंस एंड इज अ वेपन ऑफ द वीक, ठीक है। एंड ऑप्शन डी इज अ रेसिस्ट मैथड ऑफ मास एजिटेशंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सत्याग्रह के 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो एज यू कैन सी द इन ऑप्शन बी इट इज सेड दैट कि नो पेन, ठीक है, नॉन वायलेंट मैथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये क्या बोलता है बेटा, हमने पढ़ा था कि सत्याग्रह के 2 नोबल प्रिंसिपल से, एक था ट्रूथ और दूसरा था नॉन वायलेंस, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पर नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ के लिए बोलते हैं। सो दिस इज अ नॉन वायलेंट मैथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह इन विच प्लेसेस। गांधी जी ने सत्याग्रह कौन सी प्लेसेस में लॉन्च की। तो ऑप्शन ए इज चंपारण, ठीक है। ऑप्शन बी इज अहमदाबाद, ऑप्शन सी इज खेड़ा एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। सो द आंसर विल बी व्हाट। तो चंपारण में भी हुआ था यार, अहमदाबाद में हुआ था और खेड़ा में भी हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं द रॉलेट एक्ट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट फेज, यहाँ पर हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए इस चीज को, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे क्या चल रहा था, देखो सबसे पहले रॉलेट एक्ट को कहा जाता है ब्लैक एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। अब इंडियंस जो थे बेटा, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे किससे, 1989 और 1914 से 1918 के बीच में बहुत ज़्यादा इंडियन परेशान हो गए थे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस करना स्टार्ट कर दिया। उस डेमोन्स्ट्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए, उस इश्यूज़ को दबाने के लिए यहाँ पर ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा एक ब्लैक एक्ट पास किया जाता है अंडर द सिडनी रॉलेट, दैट इज द रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट को मार्च 1989 में पास किया जाता है। कब किया जाता है बेटा, मार्च 1999 में, यहाँ पर मार्च 1919 में पास किया जाता है रॉलेट एक्ट को। किसके द्वारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, ठीक है। तो इंडियन मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा अपोज भी किया था इस एक्ट के लिए कि यार ये एक्ट बहुत ही खतरनाक है, इस एक्ट को पास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या ऐसे प्रोविजंस थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्श प्रोविजंस थे, ठीक है। द फर्स्ट इज कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल जाती है, पुलिस को इनॉर्मस पावर मिल जाती है टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। तो अंडर दिस एक्ट प्रोवाइड द इनॉर्मस पावर टू द पुलिस की टू अरेस्ट द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को या फिर कोई भी पॉलिटिकल लीडर है उसको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एंड अरेस्ट करते ठीक है, लेकिन इट अलाउ द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। तो 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। ऐसा कानून था यहाँ पर कि ना ही आपको मिलेगी वकील, ना ही होगा दलील, ना ही किया जाएगा अपील। तो ना ही अपील होगी, ना ही वकील होगा, ना ही दलील होगा। तो ना वकील ना दलील ना दलील ना वकील ना क्या होगा, दैट इज
कि ना ही वकील होगी, ना ही दलील होगी, ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर आपको सुना जाएगा, ठीक है, ना ही अपील होगी, ठीक है, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अगेंस्ट दिस रॉलेट एक्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि ये सिडनी रॉलेट है, ठीक है, इनके अंडरशिप में यहाँ पे रॉलेट एक्ट को पास किया जाता है। एंड दिस लॉ प्रोवाइड द 2-year ट्रायल्स फॉर एनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को 2 साल तक डिटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस लॉ वाज वेरी ड्रैकोनियन एंड इस लॉ के कारण यहाँ पर इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा बवाल मच जाता है। और इसके अगेंस्ट में गांधी जी का क्या रिएक्शन था, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो व्हाट वाज द गांधीज रिएक्शन और रिप्लाई टू रॉलेट एक्ट, ठीक है। गांधी जी का क्या एक्शन था, क्या रिप्लाई था? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लॉन्च नेशनल वाइड हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, ठीक है। तो 6 अप्रैल को यहाँ पर नेशन वाइड हड़ताल, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोकल लीडर्स को पिकेट कर लिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। अमृतसर एंड महात्मा गांधी जी को इवन दिल्ली इंटर करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि इनको पता था अगर गांधी जी दिल्ली आ गए तो मास मोबिलाइजेशन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को एक कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी को यहाँ पर दिल्ली जाने से रोक दिया जाता है, लोकल लीडर्स को पिक कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, ठीक है। देन रैलीज ऑर्गेनाइज की गई बहुत सारे शहरों में, ठीक है। वर्कर्स स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं, रेलवेज में, वर्कशॉप में, एंड जो भी शॉप्स वगैरह थे यहाँ पर क्लोज डाउन कर लिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं इस नेशनलिस्ट को सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जो नेशनलिस्ट थे उनको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या रिस्पॉन्स करते हैं वो हम समझते हैं। तो समझ रहे हो यहाँ पे आप कि किस तरीके से रॉलेट एक्ट के खिलाफ यहाँ पर ऑल इंडिया में किस तरीके से यहाँ पर सत्याग्रह या फिर आप कह लो हड़ताल, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गई थी। अब इनका क्या रिएक्शंस था, ब्रिटिशर्स का क्या रिएक्शंस था, क्या रिस्पॉन्स था? तो यहाँ पर समझिए इस चीज़ को कि ऑन 10 अप्रैल पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, ठीक है। तो अब अमृतसर में यहाँ पर क्या होता है बेटा, अमृतसर में यहाँ पर 10 अप्रैल को, है ना, पुलिस फायर करती है, पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, है ना, रेलवे स्टेशंस में यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। और इसी बीच में अमृतसर में जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, 2 थे, कौन थे बेटा? यहाँ पे सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। ये सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। अब जैसे ही इनको यहाँ पर डिटेन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में अमृतसर में यहाँ पर प्रोटेस्ट, फायर, यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जनरल डायर आते हैं, जनरल डायर मार्शियल लॉ इम्पोज कर देते हैं। अब ये जो उस टाइम में बेटा व्हाट्सएप नहीं था, टेलीविजन नहीं हुआ करता था, रेडियो वगैरह भी बहुत कम हुआ करते थे, तो लोगों को पता नहीं होता था कि यहाँ पर मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, कहाँ? जलियांवाला बाग में, या फिर अमृतसर में यहाँ पे इम्पोज कर दिया गया। तो यहाँ पे 13 अप्रैल को 1999 में बहुत सारा क्राउड कहाँ गैदर होता है बेटा? जलियांवाला बाग में, ठीक है। जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग गैदर होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, और कुछ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शंस, स्ट्रेटजी, प्लानिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे बूढ़े लोग थे, बच्चे थे, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जनरल डायर आते हैं, ये आप देख सकते हो इस इंसान को, ठीक है, काफ़ी, है ना, एक हीनियस क्राइम किया गया था, है ना, जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि क्या चल रहा था कि सीयर सम हैव गैदर्ड देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कुछ लोग यहाँ पर गैदर हुए थे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर बैसाखी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए भी आए थे। देन यहाँ पर जनरल डायर आते हैं, एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पे लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट एक्चुअली में एज पर द लोकल रिपोर्ट लगभग वहाँ पर 1100 से 1200 लोग मारे गए थे,
ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही बड़ा एक हीनियस क्राइम था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया इंडियंस जो लीडर्स थे उनके अंदर, ठीक है। अब उनको समझ में आ गया था कि इन ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी प्रकार का कॉपरेशन करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह या फिर कह लो आप जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ यहाँ पर एक वर्ल्ड वाइड प्लानिंग की जाती है, ठीक है। हालांकि उसके बाद जनरल डायर के ऊपर एक कमीशन बैठाई जाती है इंक्वायरी करने के लिए, उसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जनरल डायर को यहाँ पर दोषी नहीं ठहराती है, उसका तबादला कर दिया जाता है। और जैसे ही वो यूरोप में जाता है तो लोग उसका बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं, बहुत ज़्यादा उसका यहाँ पर गुणगान करते हैं कि यार क्या काम किया है, ब्रिटिशर्स का नाम रोशन करके आया है। इवन दो कि जो जंगल बुक के जो राइटर्स थे रोनाल्ड किपलिंग, उन्होंने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फंड भी इकट्ठा कराए थे, ठीक है। और जब ये साइमन से पूछा गया कि यार तुमने इतने सारे लोगों को मारा, उसके पीछे का तुम्हारा क्या इंटेंशन था, क्या कॉज था, तो उसने बोला कि यार मैं यहाँ पर इन लोगों को वार्निंग देकर के भी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने इनको वार्निंग देकर के छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोबारा फिर से वो वापस आते और वापस से फिर से ये स्ट्राइक करते, प्रोटेस्ट करते। तो मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि इनके अंदर एक मोरल इफेक्ट पैदा हो। क्या बेटा? एक मोरल इफेक्ट हो, ठीक है, ताकि ये अंदर से कांप जाए, ठीक, अंदर से इनके अंदर ब्रिटिश का डर फैले, ठीक है। सो ही वांटेड टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज एंड अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ की फीलिंग लाने के लिए यहाँ पर इसने जलियांवाला बाग मैसेकर किया। तो आज भी आप जाओगे जलियांवाला बाग कभी अमृतसर घूमने के लिए, तो आपको आज भी उन बुलेट्स का निशान देखने को मिलेगा। वहाँ पर वो कुआं भी मिलेगा जहाँ पर बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए और उनकी जान ब्रिटिश की गोलियों से नहीं बल्कि सफोकेशन से और घुटन से उनकी मौत हुई, ठीक है। तो वो चैप्टर इंडियन हिस्ट्री का सबसे बुरा और बैड फेज था और उसके अगेंस्ट में हमारे इंडिया के उधम सिंह जा करके बदला लेते हैं और जनरल डायर को मारते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ विल अंडरस्टैंड कि इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ सी हियर कि क्राउड टुक द स्ट्रीट्स इन द मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, ठीक है। तो जितने भी क्राउड्स थे, जो भी लोग थे नॉर्थ इंडिया में, सब लोग सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, है ना। स्ट्राइक एंड क्लासेस स्टार्ट हो गई पुलिस के साथ। और गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था? काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्रूटल रिप्रेशन करते हैं गवर्नमेंट, है ना, सत्याग्रहीज के साथ। और यहाँ पे सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल डायर ने यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया था, दैट वाज द क्रॉलिंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर पास किया था बेटा? क्रॉलिंग ऑर्डर पास किया था। जो भी सत्याग्रही 6 बजे से 8 बजे तक जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करता हुआ दिखेगा तो उसको क्या किया जाएगा? उसको ज़मीन में, है ना, लेटा करके उसको अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। इस तरीके से लॉज लाया गया था। कहाँ पर? जनरल डायर के द्वारा अमृतसर पंजाब 1919 में, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन किया और साथ ही साथ में यू कैन सी सत्याग्रहीज को फोर्स किया गया टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। महात्मा गांधी ये सारी चीज़ें देख रहे थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरीके से लाठी चार्ज चल रहा है, किस तरीके से लोगों को उस टाइम पर प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा था। एंड नाउ यू कैन सी हियर कि महात्मा गांधी ने ये सारा रिप्रेशन देख करके, ये सारा इशू देख करके, उन्होंने यहाँ पर जो रॉलेट सत्याग्रह था उसके खिलाफ इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। अब इनके दिमाग में कुछ एक बड़ा प्लानिंग चल रहा था, एक बड़ा यहाँ पे एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके दिमाग में क्या आता है, समझिए इस चीज़ को। गांधी जी को समझ में आ गया कि यार मुझे अगर इंडियंस को ब्रिटिशर से आज़ाद करना है तो मुझे पूरे देश को इकट्ठा करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गांव के इलाके हो, चाहे वो शहर के इलाके हो, मुझे हर इलाकों से लोगों को एक साथ करना पड़ेगा। तब जाकर के हो सकता है कि हम इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा दें, ठीक है। तो गांधी जी के दिमाग में ये प्लानिंग चल रही थी और इसी टाइम पे गांधी जी को मिलती है एक अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी क्या होती है? जस्ट आई विल डिस्कस।
देखिए अब यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं कि इस टाइम पे 1919 के टाइम पे क्या चल रहा था बेटा कि नाउ सी हियर, गांधी जी प्लान टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, ठीक है, इन इंडिया, बट सर्टेन नो मूवमेंट कुड ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। तो वो जानते थे यार कि अगर मुझे एक नेशनल वाइड मूवमेंट लॉन्च करना है तो उसके लिए मुझे हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या चल रहा था, अब आप समझिए इस चीज़ को कि देखो यार यहाँ पे चल रहा था खिलाफत इशू, ठीक है। व्हाट इज़ खिलाफत इशू, मैं आपको एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए सो बेसिकली यहाँ पर खिलाफत इशू क्या आता है, देखो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, इस वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर दो पावर्स थी, ठीक है। मैंने आपको बताया दो पावर्स थी, एक थी एलाइड पावर्स और एक थी एक्सिस पावर, ठीक है। एक एलाइड पावर्स थी। इस एलाइड पावर में कौन था बेटा, इस एलाइड पावर में थे बेटा, दैट इज वन इज फ्रांस थे, फ्रांस, अनदर वन इज दैट इज ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है, एंड रशिया, ठीक है, ये थे। और इधर कौन था बेटा, जर्मनी था। एक्सिस पावर में आप लिख सकते हो यहाँ पर, एक्सिस पावर में कौन था बेटा, जर्मनी था। इन एक्सिस पावर यहाँ पर थे बेटा कौन, जर्मनी, टर्की एंड द थर्ड वन इज ऑस्ट्रिया। देखिए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यार एलाइड पावर्स वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जीत गए थे, दे वन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और एक्सिस पावर क्या हो गया बेटा, ये हार गए, लॉस्ट, है ना, बैटल हार गए यहाँ पर। तो ब्रिटेन वॉज एलाइड पावर, जीत चुका था। और यहाँ पर टर्की में यहाँ पर रूल हो रहा था बेटा ऑटोमन टर्क्स का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एम्पायर था बेटा, ऑटोमन टर्क एम्पायर था, ऑटोमन टर्क्स यहाँ पर रूल कर रहे थे। अब यहाँ के जो हेड होते हैं उनको कहा जाता था खलीफत, ब्रिटिशर्स बोलते थे, और इनको बोला जाता है हिंदी में खलीफा, ठीक है, खलीफा बोलते थे, ठीक है। तो हु वाज खलीफा, द खलीफा वाज द रिलीजियस हेड। ये कौन थे बेटा, स्पिरिचुअल और रिलीजियस हेड हुआ करते थे। ही वाज द रिलीजियस हेड हुआ करते थे। और इस रिलीजियस हेड की पोजीशन ब्रिटेन टर्की के साथ संधि करके यहाँ पर जो ट्रिटी करके इस रिलीजियस हेड की पोजीशन यहाँ पे क्या किया जा रहा था, एबॉलिश किया जा रहा था, एबॉलिश किया जा रहा था। इस पोजीशंस को यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। अब जैसे ही ये बात पता चलती है कहाँ पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो टर्की में जो खलीफा की पोजीशन है इसको ब्रिटिशर्स क्या करने वाले हैं, इसको ब्रिटिशर्स एबॉलिश करने वाले हैं। तो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंडियन मुस्लिम नाराज़ हो जाते हैं ब्रिटिशर्स से। तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे बेटा इस चीज़ से नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। एंड यहीं पर स्टार्ट होता है ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। नाउ सी हियर, as I have told you, the first world war has ended with the defeat of Ottoman Turkey, है ना, Ottoman Turkey defeat हो जाता है। and there were rumors, ऐसा rumor फैल जाता है कि that a harsh peace treaty was going to impose on the Ottoman Empire द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। तो जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो हेड हैं, दैट इज ऑटोमन एम्पायर के जो हेड है खलीफा, इसकी पोजीशन को यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा एबॉलिश करने वाले हैं, इसको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ये इशू ऑल ओवर इंडिया पता चलता है तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, नाउ यू कैन सी हियर, दो पर्सन होते हैं मुस्लिम लीग के, कौन से बेटा, दैट इज अली ब्रदर्स। ये कौन है बेटा, दे आर अली ब्रदर्स। कौन है ये, अली ब्रदर। तो ही इज अली ब्रदर, अली ब्रदर कौन है, दे मोहम्मद अली एंड
शौकत अली। ठीक है, तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली किसके पास जाते हैं बेटा? ये जाते हैं गांधी जी के पास, और गांधी जी को दिखती है अपॉर्चुनिटी, गांधी जी को दिखती है अपॉर्चुनिटी, और गांधी जी यहाँ पर खलीफत इश्यूज को अडॉप्ट करते हैं एक बड़े मूवमेंट में। ठीक है, नाउ सी हियर, तो यहाँ पर बनाई जाती है बेटा ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। क्या बनाई जाती है बेटा? ऑल इंडिया खलीफत कमेटी बनाई जाती है। ऑल इंडिया खलीफत कमेटी बनाई जाती है। कहाँ पर बेटा? बॉम्बे में बनाई जाती है मार्च 1919 में। ठीक है, टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर्स। ठीक है, जो टेम्पोरल पावर्स है खलीफास की, उसको डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में ऑल इंडिया खलीफत कमेटी बनाई जाती है। अब इस कमेटी में मोहम्मद अली एंड शौकत अली डिस्कस करते हैं गांधी जी से फॉर अ यूनाइटेड मास एक्शन। ठीक है, तो गांधी जी मोहम्मद अली एंड शौकत अली मिल करके डिस्कस करते हैं कि हमें एक बड़ा मास एक्शन करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर गांधी जी इस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं एज अ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। तो इससे क्या होगा बेटा? हिंदू प्लस मुस्लिम ये दोनों यूनाइट होंगे। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो गांधी जी इस खिलाफत इश्यूज को यहाँ पे कांग्रेस सेशन में डिस्कस करते हैं। कहाँ पर बेटा? सितंबर 1920 में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में, है ना, इस सेशन में गांधी जी डिस्कस करते हैं कि हमें खलीफत इश्यूज को ऑल ओवर इंडिया हमें एज अ मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऐसे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस चीज़ से इनकार कर रहे थे, मना कर रहे थे कि यार जो कल्चरल इश्यूज़ है, उसको जो रिलीजियस इश्यूज़ है, उसको हमें नेशनल इश्यूज़ के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए, इससे रीजनल और कम्युनल क्लासेस बढ़ सकते हैं। बट गांधी जी उनको मना लेते हैं। कहाँ पर बेटा? दैट इज़ इन कलकत्ता सेशन ऑफ 1920 इन सितंबर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, अब इसके आगे क्या होता है समझिए कि अब यहाँ पर प्लानिंग की जाती है एक बड़ा मूवमेंट का, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर प्लानिंग की जाती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। ठीक है, अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव था? बेसिक ऑब्जेक्टिव दो थे। एक था बेटा कि स्वराज हमें अटेन करना है, और दूसरा था खलीफत इश्यूज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च किया जाता है, उसके मेनली 3 कारण हमें देखने को मिलता है। The 3 reasons are, the first reason is that is to address the Punjab injustice. पहला इशू क्या था बेटा? to address the Punjab injustice। जो पंजाब में injustice हुआ था, ठीक है, उसको injustice दिलाने के लिए यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। दूसरा था बेटा दैट इज और खलीफत इश्यूज, जो खलीफत इश्यूज था उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, खलीफत इश्यूज को एड्रेस करने के लिए लाया जाता है। एंड द थर्ड वन इज दैट इज टू अटेन द स्वराज। ठीक है, स्वराज को अटेन करने के लिए यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, अब ये वर्ड लाया गया स्वराज के लिए कि स्वराज हमें अटेन करना है। स्वराज का मतलब होता है बेटा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो गांधी जी प्लान करते हैं कि हम ऑल इंडिया यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। लेकिन इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए हमें यहाँ पर गांधी जी ने कुछ बताया। ठीक है, क्या बताया? कि हमें इसको कितने फोल्ड्स में स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे क्या क्वेश्चंस है। नाउ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1990 इन द सिटी ऑफ ऑप्शन ए दैट इज बॉम्बे, ऑप्शन बी दैट इज कैलकाटा, एंड ऑप्शन सी लखनऊ, एंड ऑप्शन डी अमृतसर। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई, किस शहर में बनाई गई? दैट इज बेटा बॉम्बे, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं था उस टाइम पे, दैट वाज द बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे में यहाँ पर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई थी 1919 में। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच बुक गांधी जी मेंशन्ड इट वाज इंडियाज कॉपरेशन दैट द ब्रिटिशर्स सर्वाइव्ड इन इंडिया।
कौन सी किताब में गांधी जी लिखते हैं कि बिकॉज ऑफ इंडियाज कॉपरेशन विद द ब्रिटिशर्स दैट इज वाई ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करें तो ब्रिटिशर्स 1 साल के भीतर ही अंदर ये इंडिया छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा यहाँ पर किस पुस्तक में लिखा गया था गांधी जी के द्वारा? द ऑप्शन इज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, द ऑप्शन बी इज हिंद स्वराज, एंड ऑप्शन C is India of my dreams, and option D the words of Gandhi। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी बुक थी बेटा? दैट इज ऑप्शन बी हिंद स्वराज। ठीक है, तो गांधी जी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में बताते हैं कि अगर हम ब्रिटिशर्स के साथ 1 साल तक कॉपरेट नहीं करें तो हमें इंडिपेंडेंस मिलना तय है। ठीक है, सो इस किताब में बताया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं और बोलते हैं हमें इसको स्टेजेस में लॉन्च करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेज वाज दैट कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि इट वाज बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। तो सबसे पहले लोगों से बोला गया कि आप अपने टाइटल्स को क्या कर दो? सरेंडर कर दो। क्या कर दो? सरेंडर कर दो। हमें टाइटल्स नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स के दिए गए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बोला जाता है कि हमें बहिष्कार करना होगा किस चीज का? सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट्स का एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, स्कूल्स का एंड फॉरेन गुड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, है ना, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर जगह हमें इनका बाइकआउट करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज इन द केस ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेशन, अगर हम पर गवर्नमेंट रिप्रेशन करने की कोशिश करती है तो हम क्या लॉन्च करेंगे? इंडिया वुड लॉन्च अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। ठीक है, द सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन ऑल ओवर द इंडिया लॉन्च कर दिया जाएगा अगर ये ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं मानते हैं तो। ठीक है, तो गांधी जी बिल्कुल तैयार थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए और यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। सो यू कैन सी कि थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग द पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो गांधी जी और शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सब मिल करके इंडिया का टूर करते हैं और लोगों को पॉलिटिकल यहाँ पर अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना है और अगर हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे तो हो सकता है कि 1 साल के भीतर, 1 साल के अंदर हमें आज़ादी मिलना तय है। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी पूरे ऑल ओवर द इंडिया में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लोगों को देश के प्रति अवेयर करने की कोशिश करते हैं और जगह जगह जा कर के लोगों से अपील करते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या होता है बेटा? सी हियर कि यहाँ पर कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोविंसेस में लोगों ने यहाँ पर काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, 1922 में जो होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर, कहाँ? मद्रास में छोड़ करके, मद्रास में वहाँ पे जस्टिस पार्टी का रूल हुआ करता था। दैट वाज एक्सेप्ट इन मद्रास। कहाँ पर बेटा? मद्रास को छोड़ करके, एक्सेप्ट इन मद्रास, है ना। यहाँ पे कौन सी पार्टी रूल कर रही थी बेटा? मद्रास में, मद्रास में रूल कर रही थी, दैट इज मद्रास में यहाँ पर रूल कर रहा था जस्टिस पार्टी। किस पार्टी रूल कर रही थी बेटा? जस्टिस पार्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था एंड द पार्टी वाज ऑफ नॉन हिंदू। ठीक है, नॉन हिंदू या फिर नॉन ब्राह्मण्स थे। ठीक है, तो वो नॉन ब्राह्मण्स पार्टी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा था? यहाँ पर चल रहा था काउंसिल इलेक्शंस में बाइकआउट मूवमेंट और यहाँ पर मद्रास को छोड़ करके हर जगह लोग इसका बाइकआउट कर रहे थे। ठीक है, फियर्ड मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। ठीक है, फाइनली एट द कांग्रेस सेशन नागपुर इन दिसंबर 1920 कंप्रोमाइज वॉज वर्कड आउट। ठीक है, तो ऑल ओवर दी यहाँ पे महात्मा गांधी और शौकत अली टूर करते हैं और फिर जो यहाँ पर दिसंबर में सेशन होने वाला था, कहाँ पर बेटा? नागपुर में। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रखा जाता है और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करने के बाद इसको लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है,
नाउ सी हियर, तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है बेटा जनवरी 1921 में। कब शुरू होता है बेटा? जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, सो वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और हर जगह हमें ये मूवमेंट को देखने को मिलता है। तो हम बात करेंगे अलग अलग डिफरेंट स्टैंड्स में। तो आपकी एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिफरिंग स्टैंड्स, और डिफरिंग स्टैंड्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कहाँ पर? टाउन्स में। ठीक है, सबसे पहले बात की जाएगी बेटा टाउन्स में। ठीक है, तो टाउन्स में किस तरीके से ये मूवमेंट चलाया गया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहला कि देखो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को किस तरीके से चलाया गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाउन्स में लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। मैं आपसे बोला था मैं टाउन्स में बात करूँगा, मैं कंट्री साइड में बात करूँगा, मैं ट्राइबल्स के लिए बात करूँगा, और मैं बात करूँगा किसके बारे में? मैं बात करूँगा दैट इज़ प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाउन्स में। ठीक है, तो टाउन्स में क्या होता है बेटा कि बेसिकली यहाँ पर जो मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। ठीक है, देयर वर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है किसका? मिडिल क्लास का। ठीक है, मिडिल क्लास का एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है सिटीज़ में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स, टीचर, लॉयर, है ना, जितने भी लोग थे, है ना, अपनी जॉब्स को छोड़ दी, स्टडीज़ को छोड़ दिया, लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया और मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लिया गया। ठीक है, स्टूडेंट्स के द्वारा, है ना, और जो लॉयर्स हैं उनके द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सब ने अपना स्कूल और कोर्ट्स को छोड़ करके मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सेप्ट इन मद्रास काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। तो मद्रास को छोड़ करके काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोविंसेस में। यहाँ पे मद्रास में जस्टिस पार्टी का रूल हुआ करता था। सो दिस पार्टी बेसिकली दे वर नॉट एसोसिएटेड विद द कांग्रेस, क्योंकि वो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी हुआ करती थी। इस कारण से ऐसा उनको लगता था कि हमें कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस की बात नहीं सुनी और काउंसिल इलेक्शंस का बाइकआउट नहीं करते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आप देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बेटा, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स वर्न्ट ह्यूज इन अ बॉनफायर। ठीक है, तो यहाँ पे होली खेली जाती है, ब्रिटिश के द्वारा कपड़े बनाए जिनका था, है ना, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते थे, फॉरेन क्लॉथ्स जो होते थे, उनको जगह जगह पे चौराहे पर उनकी होलिका जलाई जाती थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स का जब यहाँ पे बाइकआउट चल रहा था तो इंडियन क्लॉथ्स को यहाँ पे डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इंडियन क्लॉथ्स की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज कि यहाँ पर फॉरेन क्लॉथ्स का जो इम्पोर्ट हो रहा था ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर कि discarding of import cloths, production of the Indian textile mills and handlooms were went up। इससे जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ है, उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो दैट वाज सिनेरियो इन द टाउन। ये सिनेरियो था बेटा कहाँ पर? टाउन में। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक ये मोमेंट टाउन में नहीं चल पाया। उसके पीछे का क्या कारण है? सिंपल सा कारण है बेटा कि यार इस मूवमेंट को चलते हुए 1 साल हो गए थे और यहाँ पर जो ब्रिटिश क्लॉथ्स से उसको बाइकआउट किया जा रहा था और इस कारण से लोग खादी के कपड़े पहन रहे थे। लेकिन ये जो खादी के कपड़े होते हैं बेटा ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे। ठीक है, एंड पुअर पीपल हुआ करते थे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इस कारण से बिकॉज ऑफ दी खादी वॉज एक्सपेंसिव, लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को यहाँ पर सिटीज़ में हमें स्लो होता हुआ देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है बेटा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उसका अल्टरनेटिव इंडियंस में बहुत कम संख्या में थे, स्कूल्स नहीं थे, बहुत कम कॉलेजेस थे। ठीक है, कोर्ट्स वगैरह, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत कम संख्या में हुआ करते थे। इस कारण से लोगों ने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट्स कोर्ट्स जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
बिकॉज ऑफ यहाँ पर देयर वाज ड्यू टू द लैक ऑफ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की कमी होने के कारण लोगों ने फिर से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि टाउन्स में क्या क्या किस तरीके से यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया और यहाँ पे क्या ड्रॉबैक्स थे वो भी हमने यहाँ पे समझ लिए। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वन, दैट इज रिवेलियन इन द कंट्री साइड बाय द पीजेंट्स। ठीक है, तो पीजेंट्स के द्वारा पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम थी कंट्री साइड में वो हम यहाँ पर अभी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए नाउ सी हियर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। तो कंट्री साइड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंट्री साइड में क्या इशू था सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे ना उनकी लड़ाई ब्रिटिशर से नहीं थी, उनकी लड़ाई किसी ब्रिटिशर्स के साथ नहीं बल्कि उनकी लड़ाई वहाँ के लोकल जमींदार्स तालुकदार्स उनके साथ हुआ करती थी। उनके लिए स्वराज का मतलब ब्रिटिशर से आज़ादी नहीं, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि जो हाई रेवेन्यू टैक्सेस इनके द्वारा पे किया जा रहा है उसकी क्या हो जाए, उसकी कम ही हो जाए, उसको कम कर दिया जाए और वहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। दैट वॉज द डिमांड ऑफ whom that was the peasants। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि it drew in the fold of struggles of the peasants and the tribal which were developing in different parts of India in the year after the war। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अलग अलग फोर्ड्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझिए क्या इशू था। सबसे पहले अवध की बात की जाए तो अवध में क्या था बेटा, यहाँ पर जो पीजेंट्स वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो अवध में बाबा रामचंद्र जी के द्वारा, ठीक है, ही वॉज इंडेंचर्ड लेबर थे फिजी में। ठीक है, बाद में सन्यासी बने। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पीजेंट्स को सपोर्ट किया। दूसरी चीज़ यहाँ पर द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट द ऑपरेसिव तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट एक्सॉर्बिडेंट हाई रेंट्स एंड वेराइटी ऑफ द सेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पीजेंट से जो तालुकदार हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, काफ़ी हाई रेंट्स काफ़ी हाई रेवेन्यू टैक्सेस यहाँ पे वसूला करते थे एंड पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि उनके विल के बिना, मतलब देयर वाज अगेंस्ट ऑफ देयर विल, उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, उनको बेगार कराया करते थे उनसे। ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ पेमेंट, बिना किसी पेमेंट को दिए बिना। ठीक है, पेमेंट भी बहुत कम देते थे और बिल्कुल भी नहीं देते थे और उनसे फ्री में मुफ्त में काम कराया करते थे। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी बेटा कि यहाँ पे चलता था फ्यूडल सिस्टम। क्या चलता था बेटा, यहाँ पे चलता था फ्यूडल सिस्टम। अब इस फ्यूडल सिस्टम में क्या हुआ करता था, समझो इस चीज़ को। फ्यूडल सिस्टम में हुआ करता था कि जो लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे ये अपनी ज़मीन किराए पे देते थे, किसको, पीजेंट्स को। पीजेंट उस पर खेती करता था और उस पर जो अनाज उगता था उसके ऊपर ये टैक्सेस लिया करते थे, है ना, वसूला करते थे। तो इस तरीके का सिस्टम चला करता था। लेकिन ये जो बेचारे किराएदार टेनेंट्स हुआ करते थे, दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर। इनसे कभी भी इनसे ज़मीन छीन ली जाती थी, कभी भी यहाँ पर उनके पास एक सिक्योरिटी नहीं थी। यस, ये ज़मीन मेरी है, यहाँ पर जो राइट ऑफ द लैंड्स थी वो इनके पास नहीं दी जाती थी। ठीक है, सो यू कैन सी हियर बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट्स ओवर द लीज्ड लैंड। ठीक है, तो इनके पास लीज्ड नहीं, जो राइट्स था वो नहीं हुआ करता था, इनको कभी भी एविक्ट कर दिया जाता था, इनको भगा दिया जाता था ज़मीन से। ठीक है, देन यहाँ पे पीजेंट्स मूवमेंट ने क्या डिमांड किया, इनकी क्या डिमांड्स थी, इनकी डिमांड्स थी बेटा रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, कि यहाँ पे हमें जो रिवेन्यू है उसमें क्या मिल जाए, कमी मिल जाए, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, एंड एबोल्यूशन ऑफ बेगार। तो दूसरा पहला क्या बेटा, द फर्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, द सेकेंड वन इज एबोल्यूशन ऑफ बेगार एंड द थर्ड वन इज सोशल बाइकॉट ऑफ जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे इनका सोशल बाइकॉट किया गया। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि यार बेसिकली जो लैंडलॉर्ड्स ऑपरेस किया करते थे, सप्रेस किया करते थे पीजेंट्स को, और पीजेंट्स उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो किस तरीके से ये मूवमेंट चला। अब बहुत सारी जगह पर नाई धोबी बंद हो गया। सो व्हाट इज़ नाई धोबी बंद? नाई धोबी का मतलब कि जो बाल काटने वाले थे, जो वॉशरमैन थे, जो कपड़े धुलने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इन लैंडलॉर्ड्स के घर जा कर के किसी भी प्रकार का सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बेसिक सर्विस देने से मना कर दिया कि इन लैंडलॉर्ड्स को
अपना खुद बाल काटे और अपने खुद कपड़े धुले, ठीक है। हम इनके घर नहीं जाएंगे और इनके वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पर हमें नाई धोबी बंद देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ सी हियर, अब इसके आगे क्या होता है बेटा कि जो जून में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है समझना यहाँ पे, कि जून में 1920 में क्या होता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड यहाँ पर बाबा रामचंद्र जवाहरलाल नेहरू की मदद से यहाँ पर एक क्या बनाई जाती है बेटा, अवध किसान सभा बनाई जाती है अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में अवध किसान सभा बनाई जाती है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू एंड दैट इज बाबा रामचंद्र, ठीक है। और इसको क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एड्रेस द, दैट ऑब्जेक्टिव वाज टू एड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ पीजेंट्स, ठीक है। जो पीजेंट्स थे उनके ग्रीवियंसेस को, उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर इस तरीके की जो सभा है वो बनाई जाती थी। अब ये जो सभा बनाई गई थी बेटा वो कुछ ही रीजन्स में बनाई गई पहले, लेकिन देखते ही देखते लगभग 1 महीने के अंदर 300 ब्रांचेस यहाँ पर अवध किसान सभा की ऑल ओवर द विलेज सेटअप कर दी गई, ठीक है। और यहाँ पर देखा गया कि कई सारे फॉलोवर्स यहाँ पर इस सभा से जुड़ते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। So you can see here the peasants movement developed in the form that the Congress leadership was unhappy with, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके जो peasants का जो मूवमेंट बढ़ रहा था ना, इससे कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। उसके पीछे का क्या कारण है, now you can see here क्या कारण है कि कांग्रेस इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होने के बाद भी खुश नहीं थी। उसके पीछे का कारण है बेटा कि 1921 में जो तालुकदार थे, मर्चेंट्स थे, इनके घर को अटैक किया गया, ठीक है। बाजार्स को लूटा गया, ग्रेन्स को होल्ड किया गया, ठीक है। एंड लोकल लीडर्स ने पीजेंट्स को बोला कि गांधी जी ने हमें बोला है कि गांधी जी क्या देंगे, हमें ज़मीन देंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए गांधी जी का मतलब अलग था और गांधी जी के नाम पर तालुकदार्स को, है ना, और यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे उनको ऊपर अटैक किया गया। तो कम्प्लीटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो द वर्ल्ड ऑफ स्वराज, जो स्वराज का मतलब है, इट वॉज कम्प्लीटली नॉट क्लियर इन द माइंड ऑफ पीपल, ठीक है। वो गांधी जी के नाम पर वॉयलेंस को जस्टिफाई कर रहे थे। गांधी जी ने हमें बोला ज़मीन देंगे, इन तालुकदार के ऊपर अटैक करो, ग्रेन्स को होल्ड करो। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक वायलेंस यूज़ किया गया ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स इन अ कंट्री साइड बाय द प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। नाउ सी हियर, अब इसके आगे क्या होता है बेटा कि अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। वन इज हु सेट अप दी अवध किसान सभा, अवध किसान सभा को किसने सेटअप किया था। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि दैट इज जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र जी ने मिलकर के अवध किसान सभा को यहाँ पर सेटअप किया था, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको ये पढ़ाया नहीं है, तो आने वाले स्लाइड्स में जब मैं पढ़ा दूंगा तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए नाउ सी हियर, अब हम बात करते हैं दैट इज ट्राइबल रीजन्स में क्या चल रहा था, ठीक है। ट्राइबल रीजन्स में यार देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ट्राइबल रीजन्स में काफ़ी लोगों ने इसका सपोर्ट किया और यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस की, दैट इज़ आंध्र प्रदेश के गौडम हिल्स की, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के गौडम हिल्स में जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे, ये इन्होंने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर अ मिलिटेंट गॉरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s एंड नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, ठीक है। अब कांग्रेस ने बोला था कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना है, बट उसके अगेंस्ट में यहाँ पर क्या हो रहा था, वायलेंस का यूज़ किया जा रहा था। वायलेंस का यूज़ किस तरीके से कर रहे थे बेटा, ये गॉरिल्ला वॉरफेयर, गॉरिल्ला मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये गॉरिल्ला होता है क्या, व्हाट इज गॉरिल्ला मूवमेंट और फिर मिलिट्री गॉरिल्ला मूवमेंट क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज अ हाइड एंड रन टैक्टिस, हाइड अटैक एंड रन टैक्टिस हुआ करता था। तो पहले आप छुपो, जब यहाँ पर कोई अपोनेंट जा रहा है या फिर आपका जो दुश्मन जा रहा है तो उसके ऊपर आकर के आप हमला करो और हमला करके आप तुरंत वहाँ से भाग जाओ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉर ऑफ 100 कट्स भी बोला जाता है कि आप छुप करके यहाँ पे वॉर करते हो और मार के आप यहाँ से निकल जाते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर वॉयलेंस किया जाता था यहाँ पर। अब इनकी प्रॉब्लम क्या थी, इनकी इश्यूज क्या थी, एक बार समझो। सो व्हाट वाज द इश्यूज, क्या इशू था इनका, देखो इनका इशू क्या हुआ करता था, समझो इस चीज़ को। तो सबसे पहला जो हमें इशू देखने को मिलता था इनका कि कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज द लार्ज एरिया एंड प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द
फॉरेस्ट, यहाँ पे पीपल्स को प्रिवेंट किया जाता था, प्रिवेंट फ्रॉम इंटरिंग इनटू फॉरेस्ट, है ना, इंटरिंग इनटू फॉरेस्ट। हाँ, तो अब बताओ बेटा कि अगर आपको जो मतलब अगर आप एक ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब से देखो, ट्राइबल पीपल्स के हिसाब से देखो कि यार जंगल से उनको इतने सारी रिसोर्सेस मिलते हैं और अगर उनको जंगल जाने से ही रोक दिया जाए तो क्या यहाँ पर ये जस्टिफाइड है? ऑब्वियसली यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि वो जंगल से अपना भरण पोषण कर रहा है, उनका लाइवलीहुड यहाँ पे चल रहा है। तो ऑब्वियसली यार जंगल जाने से अगर रोक दिया जाएगा तो ऑब्वियसली ये रिवोल्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड इवन टू ग्रेज देयर कैटल्स, ठीक है, यहाँ पर इनको ये ग्रेज नहीं कर पाते थे, है ना, ग्रेज देयर कैटल्स, ठीक है। अब ये कैटल्स को अपने जंगल ले जाकर के ग्रेज नहीं कर सकते। एंड इवन टू कलेक्ट द फ्यूल वुड्स, ठीक है, तो टू कलेक्ट फ्यूल वुड, है ना, इनको फ्यूल वुड कलेक्ट करने से रोक दिया जाता था। एंड एनरेज दिस हिल पीपल, ठीक है, एज वेल एज यहाँ पर जो इनके ट्रेडिशनल राइट्स थे, है ना, जो इनके कल्चरल राइट्स थे, वो भी सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही थी, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम to contribute begar for road building, the hill was revolted, ठीक है, the hill people revolted. Now understand, this is very important कि यार यहाँ पे क्या चल रहा था, कि जो हिल रीजन्स में ना क्या चल रहा था कि इन जो ट्राइबल्स पीपल हुआ करते थे इनको बोला जाता था कि अगर तुम्हें जंगल की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, अगर तुम्हें जंगल की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, उसके लिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, है ना, बोट्स बनाने में, जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था उस पर आप हमारी मदद करो और फिर हम तुम्हें अलाउ कर देंगे जंगल जाने के लिए, जंगल से रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। तो वो बोलते थे ये जंगल हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, तो हमें क्यों यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है इन जंगल के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो कंप्लीटली यहाँ पर एक तरीके से डोमिनेशन, एक तरीके से सेपरेशन हमें देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन आते हैं, इनके हीरो आते हैं, दैट इज द पर्सन इज अलूरी सीताराम राजू, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा बेटा, अलूरी सीताराम राजू का। तो अलूरी सीताराम राजू जी कुछ क्लेम करा करते थे, क्या क्लेम किया करते थे कि इनके पास बहुत सारी एवेंजर्स की तरह स्पेशल पावर है ना, और ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं, है ना, और ये पीपल्स को हील भी कर सकते हैं, और इवन दो कि ये बुलेट से भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा ये क्लेम किया करते थे अलूरी सीताराम राजू। और अपने आप को बताते थे कि आई एम द इनकारनेशन ऑफ गॉड, और मैं भगवान का एक अवतार हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू साहब यहाँ पर क्लेम किया करते थे कि मेरे पास स्पेशल पावर है ना, और मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ, मैं बुलेट से सरवाइव कर सकता हूँ, और मैं भगवान का यहाँ पर क्या हूँ, अवतार हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये क्लेम किया करते थे। कोई बात नहीं भैया, कर सकते हो आप कुछ भी। चले, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, तो ही वॉज ऑल्सो भक्त ऑफ महात्मा गांधी, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी से। और ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये लोगों को परस्यूड करने लगे, ट्राइबल्स पीपल को बताने लगे कि हमें खाकी पहनना चाहिए और जो भी ड्रिंकिंग विंकिंग है इसको छोड़ करके हमें यहाँ पर गवर्नमेंट का या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें साथ देना चाहिए, ठीक है। और ये लेकिन यहाँ पर गांधी जी और अलूरी सीताराम राजू के बीच में डिफरेंस ये था कि गांधी जी को भले ही मानते थे, लेकिन जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स था, कौन सा बेटा, नॉन वायलेंस, इसको ये नहीं मानते थे। ये कहते थे कि इंडिया तभी आज़ाद हो सकता है जब हम यहाँ पर फोर्स का यूज़ करेंगे, नॉट नॉन वायलेंस, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे वायलेंस को, और यहाँ पर ये नॉन वायलेंस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुआ करते थे। और इन्होंने मिलिटेंट गोरिल्ला टैक्टिक्स की मदद से कई सारी जगह यहाँ पर पुलिस स्टेशंस में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बिल्डिंग्स में काफ़ी ज़्यादा ये अटैक करते हैं फॉर अचीविंग द स्वराज। बट इनका जो सपना था वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1924 में इनको कैप्चर कर लिया जाता है, और कैप्चर करने के बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन ये अपने रीजन के, अपने एरिया के एक बहुत ही बड़े फोक लीडर्स बनते हैं, ठीक है। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग इनको काफ़ी ज़्यादा एज अ मसीहा के रूप में देखते हैं, एंड ही इज़ स्टिल अ वॉरियर फॉर देम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ट्राइबल रीजन में स्वराज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। तो बेटा समझो इस चीज़ को कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे
इनके साथ क्या इशू था, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि स्वराज का जो मतलब है हर किसी के लिए अलग अलग हुआ करता था। यहाँ पे द मीनिंग ऑफ स्वराज वाज नॉट क्लियर एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे जो क्लियरली यहाँ पे स्वराज का मतलब क्या है वो किसी को पता नहीं था। अब यहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था वो हम समझते हैं। इनके लिए मतलब था बेटा स्वराज का दैट इज राइट टू मूव फ्रीली, है ना। इनके लिए स्वराज का मतलब था कि राइट टू मूव फ्रीली, है ना, ये फ्रीली मूव कर सके और ये घर जा सकें अपने। ठीक है, फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे आर इंक्लोज। तो ये कहाँ पर इंक्लोज थे, तो सिंपल सी बात समझो यार कि यहाँ पर एक एक्ट लाया गया, द एक्ट वॉज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। तो यहाँ पर एक एक्ट लाया गया इनलैंड इमिग्रेशन ऑफ 1859। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी प्लांटेशन वर्कर्स किसी भी प्लांटेशन फील्ड्स में काम कर रहे हैं तो जब तक उनको ब्रिटिश की परमिशंस नहीं मिलेगी तब तक वो घर नहीं जा सकते हैं। और ब्रिटिशर्स यहाँ पर उनको परमिशंस बिल्कुल नहीं दिया करते थे। सिंपल सी बात है यार, समझो इस चीज़ को कि यहाँ पे प्लांटेशन फील्ड्स में जो ट्री गार्डन हुआ करता था यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स की मोनोपॉली हुआ करती थी, ब्रिटिशर्स इसको कंट्रोल किया करते थे। और क्लियरली यहाँ पर बोला गया कि ये तब तक यहाँ से नहीं जा सकते हैं जब तक ब्रिटिशर्स इनको परमिशन नहीं देंगे। और ब्रिटिशर्स कभी भी परमिशन नहीं दिया करते थे इन वर्कर्स को, इन पीजेंट्स को। और इस प्रोसेस में इनके लिए फ्रीडम का मतलब था आज़ादी, कि सच में इनको आज़ादी चाहिए थी उस प्लांटेशन फील्ड से। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं जा पा रहे थे अपने घर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे वर ड्रीमिंग फॉर। ठीक है, नाउ सी हियर व्हाट वाज हैपन कि यहाँ पर जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की तो बहुत सारे वर्कर्स को लगा कि यार गांधी जी हमें बचा लेंगे, और इन्होंने अथॉरिटीज़ को डिफाइड करना स्टार्ट कर दिया, उनके अगेंस्ट में ये जाना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने प्लांटेशन फील्ड को छोड़ करके कहाँ भागते बेटा, घर की ओर भागते हैं। ठीक है, तो ये जा रहे होते हैं, है ना, अब सब लोग प्लांटेशन फील्ड करके छोड़ करके ये भागते हैं अपने घर की ओर। लेकिन इस टाइम पे बेटा चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इस टाइम पे जो रेलवेज थी, है ना, और साथ ही साथ में जो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन था, जो भी ट्रेड का था, वो सारी चीज़ें स्ट्राइक के कारण रुकी पड़ी थी, है ना, वहाँ पे चल नहीं रहे थे। और रास्ते में इन प्लांटेशन वर्कर्स को पकड़ लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और पकड़ करके इनकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई की जाती है, ब्रूटल तरीके से इनको मारा जाता है, और मार करके फिर से इनको प्लांटेशन फील्ड में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर से इनको मजबूर किया जाता है उसी प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए। ठीक है, और वो बेचारे वहाँ से भाग नहीं पाते हैं। सो इस तरीके से प्लांटेशन वर्कर्स की कंडीशंस थी, हमें ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें आज़ादी तो नहीं मिली, स्वराज तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, उसके पीछे का क्या रीज़न था? क्योंकि गांधी जी इस टाइम पर चाहते थे कि किसी भी प्रकार का वायलेंस ना हो, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि सत्याग्रह हमें करना है, सत्याग्रह का ही प्रिंसिपल होता है नॉन वायलेंस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रोसेसन चल रहा था, उस प्रोसेसन में कुछ लोग यहाँ पर पुलिस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और पुलिस के अगेंस्ट में यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वहीं पर क्या होता है कि पुलिस और यहाँ पर जो वर्कर्स है, कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती है। ठीक है, एक मैटर हो जाता है, ऐसा समझो। ठीक है, अब इस मैटर में क्या हो जाता है कि जो पुलिस है वो एक वर्कर के ऊपर गोली चला देती है। अब जैसे ही गोली चला देती है तो जितने भी वहाँ पर वर्कर्स थे, सारे के सारे जो कांग्रेस के वर्कर्स थे, वो मिल करके जा करके पुलिस स्टेशन में जा करके आग लगा देते हैं। और उस आग में लगभग 22 पुलिसमैन अलाइव, जिंदा मारे जाते हैं। ठीक है, और जैसे ये खबर ऑल ओवर द इंडिया पहुंचती है, महात्मा गांधी जी तक पहुंचती है, महात्मा गांधी जी ने डिसाइड कर दिया कि इनको अभी नॉन वायलेंस का मतलब नहीं पता है, सत्याग्रह का मतलब पता नहीं है, इस कारण से हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर कॉल ऑफ करते हैं। और उसके पीछे और भी कारण था, क्योंकि यार काफ़ी लंबा समय हो गया था इस मूवमेंट को चलाते हुए। ठीक है, काफ़ी 1 साल बीत चुका था, और इस टाइम पर जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स थे काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे, और कई सारी जगह ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा था, इसका जो पेस है वो कम होती जा रही थी, और यहीं पर एक वायलेंस भी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए
महात्मा गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे, ठीक है। और ये इंसिडेंट होता है बेटा कहाँ पर, चौरी चौरा गोरखपुर में, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट होता है गोरखपुर में 1922 में, और यहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी यहाँ पर गोरखपुर में जो इंसिडेंट होता है उसके बाद गांधी जी यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हॉल्ट कर देते हैं, यहाँ पे कॉल ऑफ कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दी वायलेंस, ठीक है। सो दिस इज इट। और अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन आप देख सकते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे, जलियांवाला बाग मैस्कर, एंड देन बरदौली सत्याग्रह, एंड देन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यार सबसे पहले बॉम्बे में यहाँ पर होती है खिलाफत कमेटी बैठाई जाती है मार्च में, फिर अप्रैल में यहाँ पे जलियांवाला बाग मैस्कर होता है 1919 में, फिर यहाँ पर विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, एंड 1927 में बरदौली सत्याग्रह होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बॉम्बे होता है बेटा मार्च में, एंड जलियांवाला बाग मैस्कर 13 अप्रैल 1919 में होता है, देन बरदौली सत्याग्रह 1927 में होता है, एंड यहाँ पर 1922 में यहाँ पर विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट 1919। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉलेट एक्ट के हिसाब से सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है बेटा दैट इज द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। इट गेव इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यस, इट इज ट्रू। इट empowers the government to detain the political prisoners without trial. It is true. Then option D, the act control the movement of plantation workers. ठीक है, ये act plantation workers के movement control करता है। No, this is not the right answer. Option D is the correct answer. ठीक है, चलिए now match the following। यहाँ पे कुछ match the column वाले questions देख सकते हैं कि बाबा रामचंद्र कहाँ पे थे बेटा, he was in the अवध। पीजेंट्स मूवमेंट कहाँ चलाया गया बेटा, पीजेंट्स मूवमेंट चलाया गया मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू, ही वाज द रिवेलियन इन द गुडम सिल्स, एंड जलियांवाला बाग मैस्कर होता बेटा कहाँ पर, अमृतसर। तो यू कैन सी यार ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा बेटा दैट इज पीजेंट्स मूवमेंट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, एंड सी का क्या हो जाएगा अलूरी सीताराम राजू फर्स्ट हो जाएगा, एंड डी का क्या हो जाएगा बेटा दैट इज थर्ड हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूँगा अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो जय हिंद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपसे सिविल डिसोबीडियंस डिस्कस करते हैं। थैंक यू।